गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल। हमने मौर्य काल के बारे में लगभग समस्त जानकारियां जुटा ली है। आज जानेंगे मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के बारे में। क्या जानेंगे? मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के बारे में। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप जब इसको यहाँ से पढ़ करके जाएंगे तो बड़े ही आत्मसंतुष्टि के साथ जाएंगे कि आपको पूरा का पूरा तथ्य पता चल गया, याद हो गया। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन आर्थिक जीवन। मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के मुख्य आधारों को पहले जानेंगे। क्या जानेंगे? मुख्य आधारों को। तो बता दें कि मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के मुख्य 3 आधार थे। कौन कौन से थे? पहला था कृषि, दूसरा है उद्योग धंधे, और तीसरा है व्यापार। तीसरा क्या है भाई? व्यापार। ठीक है, मुद्रा वगैरह भी है, तो इनको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मौर्यकालीन आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार है कृषि को जान लेते हैं। तो ठीक है, चलिए कृषि को जान। एक चीज और हम आपको बता दें कि कौटिल्य ने कृषि, व्यापार और पशुपालन को संयुक्त रूप से वार्ता कहा है। कौटिल्य ने क्या कहा है? कृषि, पशुपालन और व्यापार को संयुक्त रूप से मिला करके वार्ता कहा है। कृषि मौर्य काल में कृषि 2 प्रकार की भूमि में की जाती थी। कितने प्रकार की भूमि में की जाती थी? 2 प्रकार की भूमि में की जाती थी। एक ऐसी भूमि होती थी जो किसानों की अपनी भूमि होती थी और किसान अपनी भूमि में स्वतंत्र कृषि करते थे, और दूसरी भूमि सरकारी भूमि होती थी, राजकीय भूमि होती थी, जिनमें किसान राजकीय अधिकारी सीधा अध्यक्ष के देखरेख में कृषि कार्य करते थे। तो ठीक है, एक तो हो गया स्वतंत्र कृषि, और दूसरा हो गया सीता अध्यक्ष की देखरेख में, सीताध्यक्ष के देखरेख में कृषि। अब जो स्वतंत्र कृषि से कर प्राप्त होता था उसे भाग कहते थे। कौन सा कर कहते थे? भाग कर। सीता अध्यक्ष के देखरेख में जो कृषि होती थी और उसी कृषि से राज्य को जो कर प्राप्त होता था, कहने का मतलब राजकीय भूमि से राज्य को जो कर प्राप्त होता था उसे सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता कर। ठीक ना? तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। स्वतंत्र कृषि से राज्य को जो कर प्राप्त होता था उसे भाग कर कहते थे, और सीता अध्यक्ष के देखरेख में राजकीय भूमि में जो कृषि कार्य किया जाता था और उस कृषि से जो कर की प्राप्ति होती थी उसे सीता कर कहते। मौर्यकालीन कृषि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके, कृषि कभी सूखे ना, इसके लिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त, किसके अध्यक्षता में? पुष्यगुप्त के नेतृत्व में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में कृषि उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त के नेतृत्व में सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मौर्य काल में जो सिंचाई कर ली जाती थी, सिंचाई कर को ऊदक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊदक।
ठीक है। सिंचाई कर को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? उदक कहा जाता था। और एक नगद कर होता था। क्या होता था? एक नगद कर भी होता था। और नगद कर को मौर्य काल में क्या कहा जाता था पता है? हाँ, नगद कर को मौर्य काल में हिरण्यक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिरण्यक कहा जाता था। नगद कर को मौर्य काल में हिरण्यक कहा जाता। ध्यान रखना, यहां हिरण्यक का संबंध सोना इत्यादि से नहीं है। जब भी पूछा जाए कि मौर्य काल में नगद कर को क्या कहते थे, बताएंगे हिरण्यक कहते थे। पूछ लिया जाए कि मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे, बता दें उदक कहते थे। सीता कर क्या होता था? राज्य की भूमि से प्राप्त होने वाला कर होता था। भाग कर क्या होता था? तो स्वतंत्र कृषि से प्राप्त होने वाला कर होता था। मौर्य काल में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। क्या होता था? कई प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जिनमें से कौटिल्य ने धान की फसल को सबसे उत्तम, धान की फसल को उत्तम और गन्ने की फसल को निकृष्ट माना है। क्या माना है? निकृष्ट। कौटिल्य ने कह दिया कि मौर्य काल में जितने भी फसल उगाए जाते हैं उनमें से धान सबसे उत्तम है और गन्ना सबसे निकृष्ट है। किसने कहा? कौटिल्य ने। कौटिल्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो ठीक है, कौटिल्य ने कहा कि सबसे उत्तम फसल धान है और सबसे निकृष्ट फसल गन्ना। मौर्य काल में वर्ष में मूल रूप से 3 बार फसलें उगाई जाती थी। कितने बार फसलें उगाई जाती थी? मौर्य काल में 3 बार फसलें उगाई जाती थी। जैसे कि आज हमारे यहाँ रबी, खरीफ और जायद की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मौर्य काल में भी वर्ष भर में 3 बार फसलें उगाई जाती थी, जिनमें से पहला है हैमन। पहली बार जब उगाया जाता था तो हैमन, दूसरी बार ग्रीष्मिक और तीसरा केदार। तो मौर्य काल में वर्ष में कितने बार फसल उगाए जाते थे? तो बताएंगे 3 बार। 3 बार वर्ष में क्या किए जाते थे? फसल उगाए जाते थे। और ये 3 बार ऐसे हैं, हैमन, ग्रीष्मिक और केदार। हैमन को मौर्य काल में, हैमन मौर्य काल की रबी की फसल होती थी। क्या होती थी? रबी की फसल होती थी। और जो ग्रीष्मिक होती थी खरीफ की फसल होती थी, खरीफ की फसल। और जो केदार होता था ये जायद का फसल होता था, जायद का फसल। तो ठीक है, मौर्य काल में एक वर्ष में 3 बार फसलें उगाई जाती थी, हैमन, ग्रीष्मिक और केदार। रबी की फसल को मौर्य काल में हैमन कहा जाता था, खरीफ की फसल को मौर्य काल में ग्रीष्मिक कहा जाता था और जायद की फसल को मौर्य काल में केदार कहा जाता था। मेगस्थनीज कहता है कि मौर्य काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। क्या कहता है? मेगस्थनीज क्या कहता है कि मौर्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। मौर्य काल में अकाल नहीं पड़ते। मेगस्थनीज कहता है कि मौर्य काल में भारत में कभी अकाल नहीं पड़े। हो सकता है इस बंदे ने अकाल देखी ही ना हो। अकाल तो कई पड़ते थे, लेकिन हो सकता है मेगस्थनीज ने अकाल देखा ही ना हो, उसने कह दिया कि अकाल पड़ते ही नहीं। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। तो ठीक है, मेगस्थनीज ने अकाल नहीं देखा, इसलिए कह दिया कि मौर्य काल में भारत में अकाल पड़ते ही नहीं। तो ये तो हो गया कृषि। अब जानेंगे उद्योग धंधे के बारे में। उद्योग धंधे। मौर्यकालीन उद्योग धंधों पर राज्य का नियंत्रण होता था। क्या होता था? मौर्यकालीन उद्योग धंधे पर राज्य का नियंत्रण होता था और उद्योग धंधे में नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य की ओर से एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और उस अधिकारी का नाम था करमांतिक। क्या नाम था? करमांतिक। एक कौन होता था? उद्योग धंधों पर नियंत्रण स्थापित करने वाला कौन होता था? अधिकारी नियंत्रण स्थापित करता था। तो ठीक है,
मौर्य काल के उद्योग धंधों पर राज्य का नियंत्रण होता था और राज्य इन उद्योग धंधों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी ओर से, अपनी तरफ से एक अधिकारी की नियुक्ति करता था जिसका नाम था कर्मांतिक। कौन था? कर्मांतिक। तो ठीक है, मौर्यकालीन उद्योग धंधों पर नियंत्रण स्थापित करने वाला अधिकारी कर्मांतिक कहलाता था। क्या कहलाता था? कर्मांतिक कहलाता था। मौर्य काल में कई प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे, जिनमें से प्रमुख है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग क्या था भाई? प्रमुख था। वस्त्र उद्योग प्रमुख। मौर्य काल में चिकने और सफेद वस्त्र को दकुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुकुल कहा जाता था। मौर्य काल में चिकने और सफेद वस्त्र को क्या कहते थे? दुकुल कहते थे। और छौम क्या होता था? तो बता दें, छौम रेशमी वस्त्र होता था। तो ठीक है, मौर्य काल में सफेद और चिकने वस्त्र को क्या कहते थे? सफेद और चिकने वस्त्र दुकुल कहते थे। मौर्य काल में सफेद यानी कि व्हाइट और सॉफ्ट यानी कि चिकने वस्त्र को दुकुल कहते थे और छौम रेशमी वस्त्र होता था। क्या होता था? रेशमी वस्त्र। मेगस्थनीज कहता है कि मौर्य काल में सोने के उत्कृष्ट खाने थी। क्या थी? सोने की उत्कृष्ट खाने थी। यहां तक कहता है मेगस्थनीज कि मौर्य काल में सोना निकालने वाली चींटियां भी पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? सोना निकालने वाली चींटियां। तो ठीक है दोस्तों, हमने उद्योग धंधे के बारे में मुख्य रूप से जान लिया। अब देख लेते हैं व्यापार को। मौर्यकालीन व्यापार। मौर्यकालीन व्यापार भी मौर्यकालीन आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार होता था। व्यापार पर राज्य का नियंत्रण होता था और व्यापार पर राज्य नियंत्रण स्थापित कर सके, इसके लिए अपनी ओर से एक अधिकारी की नियुक्ति करता था जिसका नाम होता था पणिया अध्यक्ष। क्या होता था? पणिया अध्यक्ष। तो ठीक है, पणिया अध्यक्ष नामक मौर्यकालीन अधिकारी मौर्यकालीन व्यापारिक गतिविधियों पर क्या करता था? नियंत्रण स्थापित करता था। नियंत्रण। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को व्यापारियों के काफिले को सार्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थ कहा जाता था। और व्यापारियों के काफिले के नेता या व्यापारियों के काफिले के मार्गदर्शक को सार्थवाह कहा जाता था। तो ठीक है, व्यापारियों के काफिले को सार्थ कहा जाता था तथा व्यापारियों के काफिले के नेता को या मार्गदर्शक को सार्थवाह कहा जाता था। नेता को क्या कहा जाता था? सार्थवाह। यानी कि व्यापारियों के काफिले के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था और व्यापारियों के काफिले को सार्थ कहा जाता था। मौर्य काल में भारत के विदेशी व्यापार भारत के पड़ोसी देशों के साथ ही संपन्न होते थे, जैसे कि नेपाल, लंका, ईरान, चीन और मिस्र। इन सब से क्या होता था? मौर्य काल में भारत के विदेशी व्यापार संपन्न होते थे। विदेशी व्यापार क्या होते थे? संपन्न होते थे। मौर्य काल में कुछ बंदरगाह भी थे जो विदेशी व्यापार को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। भारत का विदेश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, इनके बारे में अगर हम बताएं तो मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह थे। पहला था सोपारा। क्या था? सोपारा। दूसरा था भरूकच्छ। तीसरा था ताम्रलिप्ति। और चौथा था मुजरिस। क्या था? मुजरिस।
तो ये जो सोपारा बंदरगाह होता था ये भारत के पश्चिमी तट में विशेष करके महाराष्ट्र वाले भाग में आता था। किसमें आता था? महाराष्ट्र वाले भाग में आता था। ये जो भरू कच्छ था तो भरू कच्छ भी पश्चिमी तट पर आता था। कहाँ आता था? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था। ये जो ताम्रलिप्ति है ये भारत के पूर्वी तट में बंगाल में स्थित था और ये जो मुजरिस है ये केरल में स्थित बंदरगाह था। इसे मुजरिस बंदरगाह से लाल सागर होते हुए मिस्र तक भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित होते थे। किस बंदरगाह से? बता देंगे, मुजरिस बंदरगाह से। यानी कि मुजरिस बंदरगाह से भारत के व्यापारिक जहाज लाल सागर होते हुए मिस्र पहुंचते थे और इस प्रकार भारत का मिस्र के साथ व्यापार स्थापित होता था। अब भारत के बाजार में जो प्रमुख रूप से विदेशी वस्तुएं बेची जाती थीं वो कौन कौन सी थीं? तो हम आपको बता दें कि भारत के बाजार में जो प्रमुख विदेशी वस्तुएं बेची जाती थीं उनमें से प्रमुख था चीन का रेशमी वस्त्र। क्या भाई? चीन का रेशमी वस्त्र। चीन का रेशमी वस्त्र। चीन के रेशमी वस्त्र को भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त थी। चीन के रेशमी वस्त्र को पट्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीन पट्ट कहा जाता था या चीन पट्टिका भी कहा जाता था। तो ठीक है, चीन का रेशमी वस्त्र भारत के बाजार में अत्यधिक लोकप्रिय था। इसे चीन पट्ट कहते थे, लोकप्रिय था। ठीक है, कहां? भारत के बाजार में। भारत के बाजार में, बरेली के बाजार में नहीं, भारत के बाजार में, पूरे भारत के बाजार में चीन का रेशमी वस्त्र जिसे चीन पट्ट भी कहा जाता है, कहा जाता था, भारत के बाजार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। इसके साथ ही साथ भारत की बाजार में लंका का मोती बेचा जाता था। लंका की मोती कहाँ बेची जाती थी भाई? भारत के बाजार में। लंका की मोती भारत के बाजार में। तो ठीक है, लंका की मोती भारत के बाजार में बिकती थी। चीन का रेशमी वस्त्र जिसे चीन पट्टिका कहते हैं या चीन पट्ट कहते हैं भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय वस्त्र थी। तो ठीक है, हमने व्यापार के बारे में भी इतना कुछ जान लिया। एक चीज और, मौर्य काल में जो नाप की या माप की सबसे बड़ी इकाई होती थी कौन सी थी? तो बता दें कि मौर्य काल में माप की सबसे बड़ी इकाई, मौर्य काल में माप की सबसे बड़ी इकाई, माप की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? तो बता दें कि मौर्य काल में माप की सबसे बड़ी इकाई योजन होती थी। क्या होती थी? योजन होती थी। और मौर्य काल में माप की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? मौर्य काल में माप की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वही परमाणु होती थी, परमाणु। तो ठीक है, मौर्य काल में माप की सबसे बड़ी इकाई योजन होता था और सबसे छोटी इकाई परमाणु। तो मौर्य काल में माप की सबसे बड़ी इकाई योजन हो गई और सबसे छोटी इकाई परमाणु। मौर्य काल में सबसे बड़े बाढ़ को क्या कहते थे? बता दें कि मौर्य काल में सबसे बड़े बाढ़ को कुंभ कहते थे। क्या कहते थे? कुंभ कहते थे। और सबसे छोटे बाढ़ को क्या कहते थे? तो बता दें कि मौर्य काल में सबसे छोटे बाढ़ को सुवर्ण मासक कहते थे। सुवर्ण मासक कहते थे। तो जब पूछ लिया जाए कि मौर्य काल का सबसे बड़ा बाढ़ कौन सा था तो कुंभ था। कुंभ यानी घड़ा, कुंभ का मतलब घड़ा भी होता है। तो ठीक है, सबसे बड़ा बाढ़ कुंभ था और सबसे छोटा बाढ़ सुवर्ण मासक था। अब मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में जानेंगे। इसके पश्चात इस टॉपिक को हम क्या करेंगे? विराम देंगे। चलिए जान लेते हैं मौर्यकालीन मुद्रा के बारे में।
अब मौर्य काल में उद्योग धंधे थे, व्यापारिक गतिविधियां संचालित थीं, तो मुद्रा भी रहे होंगे, सिक्के भी रहे होंगे, जिनके माध्यम से हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ठीक है, जान लेते हैं मौर्यकालीन मुद्रा के बारे में। किसके बारे में? मौर्यकालीन मुद्रा के बारे में। तो हम आपको बता दें कि मौर्य काल में मूल रूप से सोना, चांदी और तांबा के मुद्रा ढाले जाते थे। मौर्य काल में मूल रूप से किसके मुद्रा ढाले जाते थे? सोना के, चांदी के और तांबा के यानी कि ताम्र के। ठीक है, तो मौर्य काल में सोने के मुद्रा को सुवर्णक क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था मौर्य काल में सोने की मुद्रा को? सुवर्णक कहा जाता था। चांदी की मुद्रा क्या कहा जाता था? पर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पर्ण। तांबा की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो मासक कहा जाता था। अब प्रश्न है कि मौर्य काल में सबसे लोकप्रिय मुद्रा कौन सी थी? तो बता दें कि मौर्य काल में सबसे लोकप्रिय मुद्रा चांदी की मुद्रा थी, जिसे कि पर्ण कहते थे, लोकप्रिय मुद्रा। ठीक है, पूछ लिया जाए कि मौर्य काल में सबसे लोकप्रिय मुद्रा कौन सी थी, तो बताएंगे कि चांदी का पर्ण था। मुद्रा का निर्गमन करने वाला जो अधिकारी होता था मौर्य काल में, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, ये मौर्य काल में मुद्रा निर्गमन करने वाला अधिकारी होता था। मुद्रा निर्गमन करने वाला क्या होता था? अधिकारी होता था। यानी कि लक्षणाध्यक्ष के बिना मौर्य काल में मुद्रा निर्गमित करने का किसी को अधिकार नहीं था। तो लक्षणाध्यक्ष मौर्य काल में मुद्रा निर्गमित करने वाला अधिकारी होता था, मुद्रा निर्गमन अधिकारी होता था। एक और अधिकारी होता था जो असली और नकली सिक्के यानी कि असली और नकली मुद्रे में क्या करता था? पहचान करता था, और उस अधिकारी का नाम था रूपदर्शक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रूपदर्शक। वह सिक्कों को देखता था, सिक्कों के रूप को देखता था, सिक्कों के स्वरूप को देखता था। रूप मतलब होता है स्वरूप यानी रूप, और दर्शक मतलब होता है देखना। तो ठीक है, सिक्कों के रूप को देख करके सिक्कों के असली और नकलीपन में क्या करता था? पहचान करता था। तो ठीक है, मौर्य काल में असली और नकली सिक्के का पहचान करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो बता दें कि रूपदर्शक होता था। असली नकली सिक्के का क्या करता थे? पहचान। तो ठीक है, ये रूपदर्शक नामक जो मौर्यकालीन अधिकारी होता था, ये